साथियों नमस्कार। मैं अभयदेव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, बात करते हैं संगठन के ऊपर। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश में एक परिवार बनाने निकला है। वो परिवार जो दुख के विषम हालातों से गुजर रहा है। और कहते हैं जब सुख में कोई साथी हो तो हजारों खोजे मिल जाते हैं साथ निभाने के लिए, लेकिन दुख में जब कोई परिस्थितियां आती है तो उस समय हमारे गिने चुने लोग भी हमारे साथ खड़े होने पे कतराने लगते हैं। ऐसे समय में आंदोलन के साथियों ने धैर्यता के साथ अपने परिवार के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? इन परिवार के विषम हालातों में सब लोगों को एक साथ रहते हुए, एक दूसरे का हाथ थामते हुए, सब लोगों को इस विषम हालात से निकालना और सबके चेहरों पे खुशियां लाना, यही तो है। इसी के लिए तो हम लोगों ने एक परिवार बनाया है, एक संगठन बनाया है, एक समूह बनाया है। क्योंकि दर्द सबके पास है, पीड़ा सबके पास है। हम जहां भी गए, जैसे भी गए, देखा हमने सबकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। लोग लाखों दर्द दिल से लगाए बैठे हैं, अश्कों को आंखों में छुपाए बैठे हैं। टपक न जाए कहीं जमी पे मेरे आंसू मेरे, इसीलिए तो सारे साथी मुस्कुराए बैठे हैं। अब सोते उठते बैठते जागते, आज हालात ये है कि हर आदमी के मन में एक पीड़ा है, एक दर्द है। उसको बयां करने के लिए अगर हम दिन भर बात करने लगे तो दिन छोटे हो जाए, रात छोटी हो जाए। ऐसे समय में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने साथियों का एक सूत्र, एक माला बना रहा है, उसको एक सूत्र में पिरो रहा है। ये सिर्फ पैसे के भुगतान की बात नहीं है, ये संघर्षों की एक बड़ी श्रृंखला के दौरान आपस में एक दूसरे को समझने का एक सशक्त माध्यम है। दुख को झेलते हुए सुख को प्राप्त करने की एक अनुभूति है और एक आशा और विश्वास है आंदोलन जो एक दूसरे को बांधे रखी है। ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम लोग आपस में परिवार को एक सूत्र में बांधने के लिए अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छाएं हैं तो उसकी तिलांजलि दें, कोई व्यक्तिगत अभिलाषाएं हैं तो उसको एक साइड पे रखें। थोड़े से दुख हो, थोड़े से सुख हो, थोड़ा सा अपमान हो, थोड़ा सा प्यार हो, थोड़ी सी मोहब्बत हो, इसका समन्वय हो संगठन। व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ भी महत्वाकांक्षा हो, देश के हजारों लोगों के लिए वो महत्वाकांक्षाओं को अपने एक किनारे रख दे। ये प्रयत्न करे कि हम पूरे समूह और समुदाय परिवार के लोगों को कैसे जोड़ के इस कलंकित जीवन को और खाली जेबों से निजात पा सके, अपने पैसे का भुगतान हो, अपना सम्मान वापस पा सके। इसके लिए सभी लोग जतन करते नजर आए और वो प्रयत्न करते नजर आए कि हमारा एक भी साथी हमसे टूटने ना पाए। बहुत सारी, जब मैंने संगठन का निर्माण किया तब से लेके आज तक ना जाने कितने लोगों के अपमान और दंश को सहा है। ऐसा नहीं है कि लोग मेरी बातों से तुरंत इत्तेफाक रखने लगे थे। बड़ी बाधाएं हम लोगों के बीच में आई थी और अभी भी लगातार वो आती ही रही हैं। ऐसा नहीं है कि उससे पिंड छूट गया हो। अपमान के भी कितने दंश सार्वजनिक रूप से हमने झेले हैं। अपना तो कुछ है ही नहीं भाई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
मैं ये जानता हूं कि अगर कोई मुझे गाली देता है तो देश के उन हजारों लोगों को, लाखों लोगों की आवाज उठाने के लिए गाली देता है, व्यक्तिगत नहीं देता है। और उसका इससे कुछ नुकसान या फायदा हो रहा होगा तो गाली दे रहा होगा। कोई अपमान करता है तो अभय देव का व्यक्तिगत अपमान नहीं करता। वो ये बात मान, क्योंकि मैं ना होता या आंदोलन ना खड़ा होता तो लोग मुझे गाली ना देते, जिनको मुझसे परेशानी है। उनकी परेशानी यह है कि वो मुझे गाली देते हैं या मेरा अपमान करते हैं कि अभय देव अपने लोगों के बीच में अपनी सच बात बताने के लिए स्वीकार कैसे हो जा रहा है। लोगों तक अभय देव अपनी बात और अपने देव साथियों सहित अपनी बात बताने में सक्षम कैसे हो जा रहा है। वो सक्षम हो रहा है, इस नाते उनको जलन सी होती है, इस नाते वो मुझे गाली देते हैं। ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। तो उसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है भाई। गाली अगर दे रहे हैं तो मुझे नहीं दे रहे हैं, वो पूरे जितने हमारे आंदोलनकारी साथी हैं उन सभी लोगों को, जो हमसे जुड़े हैं, उन सबको दे रहे हैं। इस बीच में भी हम लोगों ने धैर्यता नहीं खोई है। उन गाली का जवाब भीषम हालात में गाली देने की बात आती है। और महाभारत में भगवान कृष्ण ने भी एक बार सुदर्शन उठा के शिशुपाल का वध कर दिया था, जब उन्होंने 100 गालियां दी थी। लेकिन ना हम भगवान कृष्ण हैं और ना हमारा कोई साथी जो हमको गाली देता है वो शिशुपाल। इस नाते वो गाली देता रहे और हम अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहेंगे, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है कि हमारे लोगों, हमारे जो साथी हैं, हम सारे साथ काम करते हैं, उसके ऊपर कोई उंगली भी दिखाएगा तो उस समय अभय देव अपने रौद्र रूप को अपनाने में भी नहीं चूकता। तब मुझे लगता है कि अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, और उनकी प्रतिष्ठा मेरे लिए प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, मेरे संगठन और मेरे साथियों के ऊपर विश्वास किया। ये हमारा आपका नैतिक दायित्व और फर्ज बनता है। आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रशासन, शासन, सरकारें सब बरत रहा है, प्रबंधन तंत्र, उनके चाहने वाले लोग जो इस आंदोलन को नहीं देखना चाहते, उनकी तरफ से बहुत सारे दबाव भी आ रहे हैं। आंदोलन को तोड़ने का प्रयास भी किया जाता है। ऐसे समय में संगठन को एकजुटता का परिचय देना होता है और एकजुट होकर उसके विरुद्ध लड़ने की जरूरत होती है। युद्ध नीति यही कहती है। ये जो संगठन है और जो संगठन से जुड़ के लोग लड़ रहे हैं, वो पराक्रमी योद्धा की भूमिका में है। और योद्धा जब युद्ध के मैदान में लड़ता है तो बिना रणनीति और बिना सेनापति के नहीं लड़ पाता। अगर रणनीति नहीं होती है और सेनापति कुशल रूप से कुशल नेतृत्व नहीं करता है तो युद्ध हार जाते हैं। इसमें भी बेहद रणनीति के तहत, कुशल नेतृत्व के तहत अग्रसर होते हुए दुश्मन को मात देने की जरूरत होती है। इसकी रणनीति के तहत आपका नेतृत्व, आपका सेनापति आपको जिस रास्ते पे लेके चलता हो, उसके लिए संगठित समूह को अपने हित को मानते हुए उसकी तरफ चलना चाहिए। वो रणनीति, कोई भी सेनापति जब अपनी रणनीति तैयार करता है तो हमेशा युद्ध जीतने के लिए तैयार करता है, और इस युद्ध में वो रणनीतिकार, उसके साथी उसकी मदद करते हैं। हमने घटनाक्रम देखा है। हम लगातार, हमारे साथी आंदोलन कर रहे हैं, हमने अपने साथियों से बार बार इस चीज को कहा है कि रणनीति में हमारे सेना नायकों को
खास तौर पे हमारे जो अध्यक्ष हैं, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं या जिला के अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय कमेटी के अध्यक्ष हैं, सेनापतियों को बेहद सावधानी पूर्वक रणनीति को अपनाना चाहिए, जिससे आप रणनीति को बनाते हुए अपने एक एक किले को जीतते चले जाएं। कभी भी दुश्मन की नजर में अपने आप को कमजोर साबित मत करें। यह रणनीति का पहला हिस्सा है। आपके पास धन, वैभव, संपदा आया, आपके पास बेहद साम्राज्य भरा वैभवशाली आपकी सोच हो, उससे आप युद्ध नहीं जीत सकते। आपके साथ आपका हौसला, आपकी हिम्मत, आपका आगे सामने का जज्बा, आपका बेहद कॉन्फिडेंस भरा निर्णय सामने वाले लोगों को आधे से ज्यादा पराजित कर देता है। इस नाते कभी भी सेनापतियों को अपने जोश और अपनी ऊर्जा को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में सामने वाले योद्धा के सामने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। जिस दिन आपको आपका विरोधी आपकी वीक पॉइंट को समझेगा, आपके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करने लगेगा और अंदर डीपली घुस जाएगा, तो वो आपके पूरी रणनीति को छिन्न भिन्न कर देगा। इस नाते बेहद गंभीरता के साथ, अनुशासन के साथ, रणनीति के साथ अपने सेनापतियों को चाहिए कि जो युद्ध की जो लड़ाई वो लड़ रहा है, जिस आंदोलन और ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, या उनके साथ करने वाले लोग जो उनका गवर्निंग बॉडी और सपोर्टिंग बॉडी का काम करते हैं, वो बेहद रणनीतिकार लोग जो होते हैं, उनका एक सुर में अपने नेतृत्व के साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी होता है। तभी सामने वाले जो योद्धा होते हैं, जिनसे आप लड़ते हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब भी हमारे साथियों में उत्साह की कमी दिखती हो, तो उनके मन मस्तिष्क को पढ़ने की जरूरत होती है और उनको उसी हिसाब से मोटिवेशन करने की जरूरत होती है, जिससे वो अपने लक्ष्य से भटके ना और अपने उद्देश्य के लिए निरंतर संघर्ष करते नजर आए, या अपने हाथों में तलवार लेकर दुश्मन के सीने पे चढ़ बैठे। हमने इतिहास में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और देखी हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला योद्धा भी अपने हाथों में तलवार लिए 20,000 सैनिकों का वध करता हुआ निकल गया है। उसमें से एक नाम महाराणा प्रताप भी है, बाजीराव पेशवा भी है, जिन्होंने कभी युद्ध ही नहीं हारा, लगातार इतनी बड़ी सेनाओं को परास्त करते रहे। हमको इतिहास से पढ़ना और पढ़ने से सीख मिलती है। वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं और उसको आदर्श बना के उनकी रणनीति को अपने आत्मसात करके हम बहुत सारे छोटे बड़े युद्ध जीत सकते हैं। तो ये सुब्रत राय और उनके प्रबंधन से जीतना कितना कठिन काम है। ये सही है कि आज के वर्तमान हालात कुछ दूसरे हुए हैं, राजनीति करने वाले लोग छद्म भेषधारी हैं, तो सठे साठ्यम समाचरे, सठ के साठ सठता का व्यवहार करना न्यायोचित होता है और धर्म भी होता है। इस नाते रणनीति के हिस्से के तहत काम करने वाले व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं, चाहे वो अपने पारिवारिक जीवन में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, चाहे इस आंदोलन की युद्ध में खड़े हो। अगर यह विजन और लक्ष्य को जीतना है, अपने पैसे की भुगतान इन किन प्रकारेण करा लेना है, तो अपने लक्ष्य की तरफ मछली की आंख की तरह देखना होगा और अपने सेनापतियों पर विश्वास करना होगा। जो परेशानियां आपके बीच में संगठनात्मक दृष्टिकोण से आती होगी, अपने सेनापतियों को यह चाहिए, यानी अपने सेनापति का मतलब आप समझ रहे हैं, अपने जो सुपरविजन करने वाले जिले की, राष्ट्रीय की, प्रदेश की कमेटी हो, उनको रणनीति के तहत समझाने और उनके साथ खड़ा कराने का आपका प्रयास होना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए
कि आपका कौन सा अंग आपको प्रभावित कर रहा है और आपके लिए, शरीर के लिए, आपके संगठन के लिए, आपके समूह के लिए खतरा हो सकता है, उस पर वॉच करने की भी जरूरत होती है और समय रहते उस पर कार्रवाई करने की भी बेहद आवश्यकता होती है, ताकि वो पूरे लोगों को के कुनबे के एजेंडे को समाप्त ना कर दे और लक्ष्य से हम भटक जाएं। ये हमारे संगठन के योद्धाओं को यानी सेनापतियों को गंभीरता पूर्वक उस पर वाच करने की जरूरत होती है। यह तारतम्य बनाना बहुत जरूरी होता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारी राष्ट्रीय कमेटी के लोगों से हमारी पूरी गवर्निंग बॉडी की तालमेल किस स्तर से है, कोऑर्डिनेशन किस स्तर से है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कोऑर्डिनेशन में बीच में इंटरनल किसी का कोऑर्डिनेशन और शुरू हो गया हो जिससे हम अपने लक्ष्य से भटक जाएं। क्योंकि हम सभी जानते हैं यह आंदोलन जो हम लोगों ने इस पूरी रणनीति के तहत तैयार किया है, जो हमारी ये फौज तैयार हो रही है, जो अपने पैसे की भुगतान की मांग कर रही है, इसका लक्ष्य और उद्देश्य सिर्फ पैसे का भुगतान लेना है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर हमारे साथी आत्मबल से मजबूत होंगे, रणनीति में सक्षम तरीके से निकलेंगे, तो हम विजय और लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन किसी भी तरह से हमारे आंदोलनकारियों का मॉरल डाउन हुआ, उनका उत्साह ठंडा पड़ा या वो दिग्भ्रमित हो गए, किसी ने डाइवर्जन कर दिया या स्वयं डाइवर्जन होने की स्थिति में आ गए, तो आंदोलन में बीच में लोगों को मौका मिल जाएगा और उससे आंदोलन समाप्त हो जाएगा। हमको इससे भी बचना होगा और इस आंदोलन को ऐसी विषम हालात से भी निकालने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि हम लड़ाई एक मोर्चे पे नहीं लड़ रहे। हम लड़ाई सुब्रत राय से नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ाई सुब्रत राय के साथ साथ सहारा के प्रबंधन तंत्र में अपने ही लोग जो बैठे हुए हैं, जो सच को अभी कुछ स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनको हमको समझाने में टाइम लग रहा है। हम उनसे भी लड़ रहे हैं। हम लड़ाई भारत की सरकार सहित विभिन्न राज्य की सरकारों से भी लड़ रहे हैं। हम लड़ाई प्रशासनिक अमले में बैठे लोगों से भी लड़ रहे हैं। हम लड़ाई जुडिशरी यानी कानूनी उच्चस्थ पदों पर बैठे लोगों से भी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लड़ाई अपनों के बीच छुपे अनजाने रूप में जिन लोगों को हमको मालूम ही नहीं है कि उनकी सोच और मंशा क्या है, हमको उनसे भी लड़ना पड़ रहा है। उनके बारे में सच पता लगाने में अपनी एनर्जी खत्म करनी पड़ रही है। उनके उद्देश्य जानने में हमको एनर्जी खत्म पड़नी। हमको सिर्फ एक लड़ाई लड़नी हो कि सुब्रत राय और सहारा प्रबंधन तंत्र या सरकार से हमको दो दो हाथ करने होंगे, तो हमको ये सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। कारण उसका है कि एक बार हमारा विजन, हमारा उद्देश्य समझ जाने के बावजूद कोई भी व्यक्ति अपने घरों पर बैठे नहीं रह जाएगा। लेकिन हमारा विजन, उद्देश्य और लक्ष्य जानने के बावजूद भी हमको कई मोर्चों पे लड़ना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आंदोलन में अगर रणनीति के तहत अपने सिपह सालार और अपने सेनापतियों को हम मजबूती के साथ, रणनीति के साथ उसको युद्ध के मैदान में नहीं भेजते, तो हमारा सेनापति बीच रास्ते में मार दिया जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे साथियों में विषम हालात हैं, लेकिन संगठन के रूप में संगठनात्मक ढांचे को जितना बड़ा भी करना है उतना सुदृढ़ भी करना है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, इन सभी मोर्चों पे हम अपने साथियों को मजबूत देखना चाहते हैं। तब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने युद्ध को जीत पाएगी, अपना विजन और लक्ष्य प्राप्त कर पाएगी। इस नाते इस वीडियो को आप सभी लोग अपने इस क्रांतिकारी योद्धाओं के पास भेजने का काम करिए, ताकि वो संघर्षों के दौर में
विषम हालात में भी एकजुट रहने का काम करें और लक्ष्य को पूरी तरह से समझें और उस पे अमल करने का काम करें। यकीन मानिए कि लक्ष्य हमारे साथ खड़ा है, बस हमको 2 कदम आगे बढ़ के अपने इस आंदोलन को जीत करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। ये आप कर सकते हैं, बशर्ते संघे शक्ति कलिजुगे। अगर हम संगठित नहीं हुए, हम समूह में खड़े नहीं हुए, हम अनुशासन में नहीं रहे, हमारा लक्ष्य भटक गया, तो हम इस पैसे का भुगतान नहीं पा पाएंगे और अंततः ये ढाक के 3 पार्ट होके रह जाएंगे। इस नाते संगठित होइए, अनुशासित रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।